हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वॉन्गलिंग सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहता था, जिसके लिए वॉन्गलिंग खुद का एक क्लोन क्रिएट कर देता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ वॉन्गलिंग को इस ब्रेक थ्रू के लिए हेवन एंड अर्थ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने की काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इसके बगैर वॉन्गलिंग अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और जैसा कि हम जानते हैं कि वॉन्गलिंग ने तो अपनी पिछली सारी जिंदगी खुद को ताकतवर करने और दूसरों को जान से मारने में ही गुजार दी थी, इसलिए वो इस दुनिया और नेचर को अच्छे से समझ नहीं पाया था। लेकिन इस बार वो अपने क्लोन का इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल इंसानों के साथ इंटरेक्ट करता है, जहां वॉन्गलिंग उनकी गमी खुशी में शामिल होने के साथ साथ उनकी मदद भी कर रहा था। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग आखिरकार यहाँ एक साउथर्न कंट्री आ गया था, जहां पर उसने एक घर अपने लिए किराए पर ले लिया। वॉन्गलिंग का प्लान था कि वो यहाँ पर नॉर्मल इंसानों की तरह रहकर अपनी जिंदगी गुजारेगा, ताकि वो हेवन एंड अर्थ की अंडरस्टैंडिंग कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वॉन्गलिंग अपने नए घर में बिल्कुल इंसानों वाली जिंदगी गुजार रहा था। वो अपने मॉम डैड की तरफ से मिले हुए वुड कार्विंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी मेमोरीज को यहाँ स्टैचूज में कन्वर्ट करता है, जिन मेमोरीज में उसे अपने मॉम डैड की याद आ गई थी, कैसे उन लोगों की जान ली गई। ये सब याद करते हुए वॉन्गलिंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। साथ ही साथ उसका किलिंग इंटेंट भी एक्टिवेट हो गया था। वॉन्गलिंग ने सोचा था कि शायद वो अपना बदला पूरा कर ले तो उसके दिल को सुकून मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये यादें उसे यूं ही तड़पाती रहती है। वॉन्गलिंग अभी भी अपने मॉम डैड को बहुत ही ज्यादा मिस करता है। उसने यहाँ पर अपने मॉम डैड की याद में उनके स्टैचूज बना दिए थे, जिन्हें पकड़कर वो इमोशनल होते हुए कहता है कि मॉम डैड, आपका ये बेटा आपको बहुत मिस कर रहा है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग की बॉडी से जो किलिंग इंटेंट निकल रहा था, वो यहाँ इन इमोशंस के चलते हुए क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। वॉन्गलिंग उन क्रिस्टल्स को देखकर खुद से कहता है कि आखिर मैं ये क्या बन चुका हूँ। मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा मर्डरियस इंटेंट है, और जब भी मैं गुस्सा या फिर उदास होता हूँ, ये मेरी बॉडी से खुद ही अनलीश हो जाता है। मुझे इस पर कंट्रोल पाना होगा। यहाँ ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि अगले दिन से वॉन्गलिंग ने यूं ही वुड कार्विंग करना शुरू कर दी थी। वो वुड कार्विंग करते हुए ऐसे क्रीचर्स बना रहा था जो कि उसकी मेमोरीज में समाये हुए हैं, क्योंकि वॉन्गलिंग इन सारे क्रीचर से एक एक बार निपट चुका। साथ ही साथ वॉन्गलिंग चूंकि एक नेंशियंट सोल लेवल का कल्टिवेटर है, इसलिए उसकी मेमोरीज की वजह से इन स्टैचूज के अंदर थोड़ी बहुत सोल्स क्रिएट हो रही थी, जो कि इन वुड कार्विंग स्टैचूज को और भी ज्यादा खास बना देती है। यहाँ वॉन्गलिंग एक ड्रैगन की स्टैचू बना ही रहा था, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, जो कि वॉन्गलिंग के इस वुड कार्विंग स्टैचू को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि अंकल, क्या आपने इसे खुद बनाया है? वाकई में ये बहुत इंप्रेसिंग है। वॉन्गलिंग उस बच्चे को देखकर सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो क्यूट सा बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि अंकल, मैं तो आपके लिए ये डोर बेल लेकर आया था। जो कहती है वो खुद क्यूट बच्चों की तरह भागकर उस डोर बेल को लटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कद इतना ऊंचा नहीं था, जो देखकर वॉन्गलिंग डोर बेल को अपने हाथों से लटका चुका। ये देखकर वो बच्चा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अंकल, अब से आपके घर जो भी मेहमान आएगा आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग को भी ये बच्चा काफी ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो अपने स्टोर के अंदर से एक बीस्ट का वुड कार्विंग लेकर इस बच्चे के हवाले करते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। जिसे पाकर वो क्यूट सा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो यहाँ पर वॉन्गलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अंकल, वैसे मेरा नाम है दानियो, मैं ये गली की दूसरी तरफ जो आयरन वेयर की दुकान है वहाँ से आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, हम दोनों मिलकर खेल भी सकते हैं। जो कहने के बाद दानी हंसता खेलता हुआ वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो भागते भागते अपने मॉम डैड की तरफ आते हुए कहता है कि मॉम डैड, देखो अंकल ने मुझे क्या दिया। वो जो दूसरी न्यू दुकान बनी है उनके अंकल बहुत ही अच्छे हैं। ये सुनकर यहाँ दानी का फादर सवाल करते हुए पूछता है कि लाओ मुझे दिखाओ कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो कहते ही दानी के पापा उस वुड कार्विंग स्टैचू को देखते हैं, और वो तो बहुत ही ज्यादा नायाब लग रहा था। दानियों के पापा समझ चुके थे कि ये वुड कार्विंग स्टैचू बहुत ही ज्यादा कीमती होगा। लगता है कि मेरा बेवकूफ बेटा इसे वैसे ही उठाकर ले आया है, इसलिए वो अपने बेटे को डांटते हुए कान से पकड़कर यहाँ वॉन्गलिंग के पास ले आए, और वो वॉन्गलिंग से कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा बेटा बहुत ज्यादा शैतान है, जो कि आपका ये वुड कार्विंग स्टैचू वो फ्री में उठाकर ले आया। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसकी क्या कीमत है, ताकि मैं आपको इसके पैसे दे सकूं? वॉन्गलिंग उनकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने ये वुड कार्विंग स्टैचू खुद दानी को दिया। वैसे भी ये एक लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। दानी ये सुनकर उस टॉय को अपने पास रखते हुए अपने फादर को चिढ़ाता है। दूसरी तरफ दानी के पापा को वॉन्गलिंग का ये डाउन टू अर्थ एटीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए वो वॉन्गलिंग से कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर न्यू आए हो, क्योंकि ये दुकान पिछले कई सालों से यूं ही खाली पड़ी थी। जो सुनकर वॉन्गलिंग ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल। अब यहाँ दानी के पापा वॉन्गलिंग को कहते हैं कि क्यों ना आज का डिनर तुम हमारे साथ करो, मैं तुम्हें खाने के लिए इन्वाइट करता हूँ। हमारे पास घर का बना हुआ फ्रूट वाइन भी है, जो कि दुकानों के वाइन से
से काफी ज्यादा बेहतर है। यकीनन तुम्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वांगलिंग भी उनका ये प्यार और रिस्पेक्ट देकर उनसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। साथ ही साथ वो उनका शुक्रिया भी अदा करता है, जिस पर दानी के फादर कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अब तो हम लोग नेबर्स बन चुके हैं ना, और एक दूसरे के हमसाये होने के नाते हम लोगों का ये फर्ज है कि हम एक दूसरे की मदद करें। यहाँ दानी भी अंकल वांगलिंग को अपने साथ अपने घर लेकर जाते हुए काफी ज्यादा खुश था। वो वांगलिंग से कहता है कि अंकल मेरे साथ आओ, मैं आपको घर की तरफ लेकर जाता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ खाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दानी की मॉम ने कई सारे खाने यहाँ वांगलिंग के सामने बनाकर रख दिए थे। बेशक ये लोग गरीब थे, लेकिन इन लोगों से जितना हो सके इन लोगों ने घर के खाने वांगलिंग के लिए तैयार कर दिए थे। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यहाँ पर इतने अरसे बाद घर का खाना उठाते हुए इमोशनल हो गया था। वो कहता है कि कई अरसे बाद मैं घर का खाना खा रहा हूँ। ये खाना खाते ही वांगलिंग कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जो देखकर दानी के मॉम डैड को लगता है कि शायद वांगलिंग को खाना पसंद नहीं आया। इवन वो दोनों तो वांगलिंग से माफी भी मांगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत ही जरा सिंपल खाना खिलाया, लेकिन हमारी यही हैसियत है। जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, खाना बहुत ही अच्छा है। जो सुनकर तो दानी के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो यहाँ पर वांगलिंग को और भी ज्यादा खाना खाने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ वो वांगलिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी हो तो हमें बोल देना, हमसाये होने के नाते हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जो सुनकर वांगलिंग उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो दोनों यहाँ पर वांगलिंग को बता रहे थे कि तुम यहाँ पर नए हो, इसलिए अगर तुम्हें सब्जियां खरीदनी हो तो फला मार्केट से खरीद लेना, वहाँ पर प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह से वो वांगलिंग को कई सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा काम की इन्फॉर्मेशन है। इन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं कि वांगलिंग एक पावरफुल कल्टिवेटर है, उसके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दानी के फादर यहाँ पर अपने घर की बनाए हुए वाइन भी लेकर आ चुके थे, जो कि वो वांगलिंग को पेश करते हुए कहते हैं कि हमारी फैमिली की यही खासियत है कि हम सबसे बेस्ट वाइन क्रिएट करते हैं, ये स्किल हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। जो सुनकर वांगलिंग उस फ्रूट वाइन को टेस्ट करता है और सच में वांगलिंग को ये वाइन काफी पसंद आई। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ये रात यूं ही हंसी खुशी इन लोगों के साथ गुजारता है, जहाँ पर दानी के पेरेंट्स भी वांगलिंग को पाकर काफी ज्यादा खुश थे। वो वांगलिंग से कहते हैं कि दोबारा भी हमारे घर जरूर आना। इसके बाद वांगलिंग अपने इस नए घर में यूं ही वक्त गुजारता रहा। उससे 4 महीने गुजर चुके थे। दानी वांगलिंग के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। जब भी वांगलिंग वुड कार्विंग करता, दानी भी वहाँ पर मौजूद होता। आज भी वांगलिंग अपनी मेमोरीज में से एक बीस्ट को कार्व कर रहा था, जिसे देखकर दानी सवाल करते हुए कहता है कि अंकल वांगलिंग क्या आप बता सकते हो कि आखिर ये है क्या? दिखने में तो ये किसी टर्टल की तरह लग रहा है, लेकिन इसका हेड देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई टर्टल नहीं। वांगलिंग यहाँ पर दानी की बातें सुनकर याद करता है कि कैसे उसने पास्ट में इस तरह की एक बीस्ट से फाइट करी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसलिए वो यहाँ पर दानी को बताता है कि ये एक एंशिएंट क्रीचर है, जिसे जोंगू के नाम से जाना जाता है। ये देखने में तो बेशक ही बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसका गुस्सा हमेशा सर पर चढ़ा होता है। ये फियर्स और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दानी ने कभी भी इस तरह की बीस्ट के बारे में सुना तक नहीं था। उससे वांगलिंग की ये इन्फॉर्मेशन हमेशा पसंद आती थी। दूसरी तरफ वांगलिंग का भी समय यहाँ पर काफी अच्छे से गुजर रहा था। वो दिन भर यूं ही वुड कार्व करता और साथ ही साथ यहाँ दानी और उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता। जब से वांगलिंग इस नए घर आया है, तब से लेकर अब तक उसको 8 महीने गुजर चुके थे। वांगलिंग ने इन 8 महीनों में कई सारे वुड कार्विंग स्टैचूज बना दिए थे, जो कि उसकी मेमोरीज या फिर पास्ट से बिलोंग करते हैं। आज के दिन भी वांगलिंग इसी तरह की एक स्पाइडर डीमन को बना रहा था, जिसे वांगलिंग ने पास्ट में जान से मार दिया था ताकि वो खुद को ताकतवर कर सके। यहाँ जब जब वांगलिंग किसी वुड कार्विंग को कंप्लीट करता था, उस वुड कार्विंग के अंदर से एनर्जी अनलीश होती थी। इस एनर्जी अनलीश को सिर्फ कल्टिवेटर ही देख सकते थे। नॉर्मल लोगों की आंखें कभी भी इस एनर्जी को महसूस नहीं कर सकती, लेकिन वो जरूर फील करते थे कि कुछ ना कुछ तो इन वुड कार्विंग्स में अलग है। आज भी जब वांगलिंग ने इस फायर डीमन स्पाइडर को कंप्लीट कर दिया था, तो वो इसके बारे में यहाँ दानी को इन्फॉर्मेशन देता है। दानी वांगलिंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो बड़ा होकर अपने फादर की तरह लोहार नहीं बनेगा, बल्कि वो वांगलिंग की तरह वुड कार्विंग सीखना चाहता है। यही फैसला करने के बाद दानी फौरन से भागता भागता अपने फादर के पास चला गया, जहाँ वो अपने फादर को भी ये बात बताता है। लेकिन दूसरी तरफ दानी के फादर तो ये बात सुनकर उसे बेवकूफ बोल रहे थे, जो सुनकर वांगलिंग के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर पूरा 1 साल 4 सीजन गुजार दिए थे, जिसके बारे में वांगलिंग सोचते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी अरसा हो गया। मैंने बहुत सारे मैजिकल वुड कार्विंग स्टैचूज बनाए। मैंने हर एक अपनी उस मेमोरी को दोबारा से स्टैचूज में कन्वर्ट कर दिया, जिन्हें मैं चाहता हूँ या फिर जिनसे मैं गुजरा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैं हेवन एंड अर्थ की अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं कर पाया। लगता है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ इसी तरह की बातें करते हुए वांगलिंग ने अपनी यादों में से वांग फैमिली को एक बार फिर से स्टैचूज में कन्वर्ट कर दिया था, जबकि साथ ही साथ वो हर रात बैठते हुए अपनी बॉडी से किलिंग इंटेंट को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वांगलिंग जितनी बार किलिंग इंटेंट को इस तरह बीट फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, उसकी बॉडी से इवल एनर्जी भी रिमूव
प्रूफ हो जाएगी। यहाँ इन सब के बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आखिरकार वॉन्गलिंग ने अपनी वुड कार्विंग स्टैचूज को बनाने के बाद पब्लिक के लिए अपनी शॉप को ओपन कर दिया था। वॉन्गलिंग के इन वुड कार्विंग स्टैचूज को देखने के लिए कई सारे लोग वहाँ पर आते हैं और वो सब के सब लोग ही वॉन्गलिंग के स्किल की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी इन वुड कार्विंग्स को खरीद नहीं रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान है और ये नहीं जानते कि ये वुड कार्विंग स्टैचू कितने नायाब है। जो बात दानी को बहुत ही अजीब लगती है वो इस बात को लेकर